यस। ठीक है, यस सर। चलो और कुछ। नो सर। तो एनसीईआरटी से तुम लोग पढ़े थे जितना हम बताए थे, यस सर। समझ आया? यस सर। चलो, सेकंड कंपाउंड हम लोग करने वाले हैं, ये है बोरिक एसिड। बोरिक एसिड का ऑलरेडी तुम लोग को फॉर्मूला बताए थे, H3BO3। ठीक है, इसको देखोगे इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, BOH होल थ्राइस। तो अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो इसको ये मत समझ लेना कि ये बेस है, क्योंकि बेस को ही जनरली हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ना, हाइड्रोक्साइड आयन, NaOH KOH, इस तरह से लिखते हैं ना, AlOH होल थ्राइस। तो अगर ये BOH होल थ्राइस ऐसा लिखा, समझ लो इसका इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अब बोरिक एसिड बेसिकली इसका देखोगे, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा बोरिक एसिड का, ये बोरोन है, बोरोन इसके साथ ये OH ग्रुप ऐसा अटैच्ड होता है, ठीक है, OH और ये OH इस फॉर्म में रहते हैं। और ये बहुत एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल है दूसरा, क्योंकि OH बॉन्ड है ना, तो अगर दूसरा BOH होल थ्राइस आया तो ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इधर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये एक्सटेंसिव H बॉन्डिंग कर सकता है। ये बोरिक एसिड का ये स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पे अगर तुमसे पूछा जाएगा बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है बोरिक एसिड में, बताओ क्या sp2। है? sp2, और शेप क्या हो जाएगा? ट्राइगोनल प्लेनर, है ना, ट्राइगोनल प्लेनर। हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे sp2 है इसका। अब एक्चुअली में देखोगे ये बॉन्डिंग करने के बाद, यहाँ सेंट्रल एटम बोरोन है, तो बॉन्डिंग करने के बाद भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है क्या बोरोन का? ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने के बावजूद इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, यस और नो? आउटर मोस्ट शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स आ पा रहे हैं? दो, इधर से दो और इधर से दो, टोटल 6 ही इलेक्ट्रॉन्स आ पा रहे हैं ना। यस सर। ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं है, ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला मॉलिक्यूल हो गया। तो अगर इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है और इसके पास देखोगे बोरोन के पास एक वेकेंट ऑर्बिटल भी लाई करता है, ठीक है, 3 बॉन्ड बना रहा है बोरोन का। जब ये करोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो ये क्या होता है, न्यूट्रल केस में तो 1s2 2s1 होगा, सॉरी 1s2 2s2 2p1 ऐसे है ना, एटॉमिक नंबर 5 है इसका। तो ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है इसका। अब इसके पास अभी 2s2 2p1 है, तो एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अगर इसको 3 बॉन्ड बनाना है तो इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए यहाँ पे। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, एस का जो आउटर मोस्ट सेल का एस का एक इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होकर किस में चला जाता है, पी में, पी के ऑर्बिटल में, है ना। ये 2s हो गया और ये 2p हो गया, ये एक्साइटेड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन है। आवाज आ रहा है सबको? यस सर। तब एक्साइटेड स्टेट में चला गया, तब देखो इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब ये तीनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यूज करके तो ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग कर लिया। अब इसका पी का एक ऑर्बिटल वेकेंट है या नहीं, बोलो? यस सर। तो इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है और इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला मॉलिक्यूल है, तो कहीं से अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन पेयर मिल रहा होगा तो आसानी से ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है या नहीं, बताओ? कर सकता है ना, यस सर, कर सकता है। क्योंकि वेकेंट ऑर्बिटल भी है इसके पास, इलेक्ट्रॉन रखने के लिए वेकेंट ऑर्बिटल्स भी प्रेजेंट है, और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करके ये हमेशा अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहेगा। तो इसलिए ये जो है आसानी से, अगर कोई इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर इसके पास आएगा तो आसानी से ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। तो इस टाइप के स्पीसीज को क्या बोला जाता है, इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं ना हम लोग, लुईस एसिड, है ना, जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स होते हैं, पढ़े हो ये सब? इलेक्ट्रॉन पेयर को जो यस एक्सेप्ट सर। करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स, ये लुईस एसिड है। तो बोरिक एसिड भी एक लुईस एसिड का ही, लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है, ठीक है, आसानी से ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। बोरिक एसिड का प्रिपरेशन कैसे होता है, प्रिपरेशन जस्ट लिख लो, हम यहाँ पे कहा दे रहे हैं, ये बोरेक्स से प्रिपेयर होता है, Na2B4O7। इसका जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया जाता है, H2SO4 और प्लस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो इससे प्रिपेयर होता है हमारा Na2SO4, सोडियम सल्फेट बन गया, और प्लस H3BO3 बोरिक एसिड का प्रिपरेशन होता है।
ठीक है। अब बोरिक एसिड, यहाँ पे देखो, बोरिक एसिड को जब पानी में डालोगे, एक्वस सॉल्यूशन इसका बनाएंगे, तो किस तरह से ये बिहेव करेगा। तो एक्चुअली में जो इसका केमिकल प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है ना, बोरिक एसिड जो अपना, बोरिक एसिड जो खुद प्रोटॉन डोनेट नहीं करता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एसिड में, जैसे हम लोग मैक्सिमम एसिड्स में देखते हैं, एसिड का जब एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे तो क्या होता है, एसिड्स अपने प्रोटॉन को डोनेट करते हैं ना, H+ लूज करता है, मतलब प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है वो। लेकिन बोरिक एसिड वैसा एसिड नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट जब बोरिक एसिड को तुम पानी में डालोगे, ठीक है, इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं BOH होल थ्राइस। तो इसका जब हम लोग एक्वस सॉल्यूशन बनाए, तो हमको ऑलरेडी पता है कि बोरिक एसिड क्या है, एक लुईस एसिड की तरह बिहेव कर सकता है, क्योंकि बोरोन का वहां पे इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या है, यहाँ पे वाटर में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है। तो एक्चुअली में बोरोन बोरोन जो है, बोरिक एसिड में जो सेंट्रल एटम है बोरोन, ये क्या करता है, ऑक्सीजन के लोन पेयर को अपने वेकेंट ऑर्बिटल में एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये जैसे ही ये ऑक्सीजन के लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, तो ये कुछ इस तरह से कॉम्प्लेक्स बना लेता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स किस टाइप का बन जाता है, बी इसके साथ जुड़ गया, 3 OH तो पहले से थे, एक OH और जुड़ गया जाके, तो BOH4, और इस पे होल माइनस हो गया, और वहां से वाटर का जो है एक H+ OH तो इसके साथ जुड़ गया, और वाटर का एक H+ वो निकल गया, तो ये H3O+ के फॉर्म में आ जाता है। समझ में आया बात। तो बोरिक एसिड जो है बेसिकली वो H+ डोनेट करने वाला एसिड नहीं है कि वो अपने मॉलिक्यूल से H+ डोनेट करेगा, ठीक है। वो एक्चुअली क्या करता है, इनफैक्ट ऑक्सीजन के, वाटर जो है, वाटर में जैसे ही हम लोग डाले, तो वाटर में वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का जो लोन पेयर है उसी को एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। ऑक्सीजन एटम का जो लोन पेयर है उसको एक्सेप्ट करके ये इस तरह से कॉम्प्लेक्स बना लेता है, और यहाँ से H3O+ निकल गया। तो इसलिए ये बोरिक एसिड जो है ना, बहुत ही वीक एसिड होता है, ठीक है। ये क्या है, वाटर के साथ पार्शियल रिएक्शन करके ये कॉम्प्लेक्स बनाया BOH होल 4 और ये जो H3O+ का कंसंट्रेशन है ना यहाँ, या फिर H+ का कंसंट्रेशन देखो, तो ये H+ का कंसंट्रेशन जो है ये बहुत ही वीक हो रहा है इनफैक्ट, ठीक है। तो इसकी वजह से ये क्या होता है, इट बिहेव्स एज ए वीक एसिड। समझ आया बात, ये नॉर्मल एसिड की तरह नहीं है, बिहेव्स एज ए वीक एसिड। नॉर्मल एसिड में हम लोग क्या देखते हैं कि एसिड के मॉलिक्यूल से ही वो H+ आ रहा होता है। समझ रहे हो बात, डिफरेंस नहीं समझ आ रहा है। हेलो, यस सर। ठीक है। लेकिन बोरिक एसिड में ऐसा सीन नहीं है, बोरिक एसिड क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के लोन पेयर को एक्सेप्ट करके ये कॉम्प्लेक्स बनाता है, और उसके बाद वो इनफैक्ट वाटर का H+ ये रिलीज हो रहा है यहाँ पे। तो ये बहुत ही वीक एसिड की तरह एक्ट कर सकता है, ठीक है। अगर इसका हम लोग को एसिडिक कैरेक्टर अगर इंक्रीज करना है, क्योंकि इसका जब ये बहुत ही वीक एसिड है, तो इसका टाइट्रेशन अगर कराओगे, मान लो NaOH के साथ अगर टाइट्रेट कराए हम लोग, तो टाइट्रेशन कराने से कोई शार्प एंड पॉइंट हमको नहीं मिलेगा। जैसे अगर स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ तुम लोग टाइट्रेशन कराते होगे, तो एक शार्प एंड पॉइंट मिलता है कि किसी फिक्स्ड पॉइंट पे क्या होता है, कलर चेंज होना स्टार्ट कर देता है। टाइट्रेशन वाला एक्सपेरिमेंट किए हो तुम लोग स्कूल में, बोलो। नो सर। नो सर। नहीं किए हो, पिपेट ब्यूरेट में यूज करते हैं वो सब नहीं किए हो 11th। अच्छा, ये सर तुम 11th में तो लॉकडाउन ही था। तुम स्कूल गए थे ना बीच में 1-2 महीने। यस सर हुआ था। एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ था। अब स्कूल जा रहे हो तुम लोग, कोई जाना स्टार्ट किया। सर नेक्स्ट वीक से। सर सर नहीं मंडे जाता। से है। नेक्स्ट वीक से जाओगे तुम लोग। यस सर। सर हम लोग का खुल गया, कोई नहीं जाता है। क्यों नहीं जा रहे हो। सर बस हम्म, प्रोवाइड नहीं है स्कूल वाला। तो अपने से बोला है आने। यस सर। अच्छा, कोई नहीं जाता है, एक भी बच्चा नहीं। सर 2 बच्चा गया था। हम लोग को बस, तो सर पहले फॉर्म दिया जाता है एक फिलअप करने के लिए, उसके बाद। अच्छा, पेरेंट्स कंसेंट लेने के लिए। यस सर। अच्छा, तुम लोग को भी अब मन नहीं करता स्कूल जाने का, नहीं। मन करता है। मन करता है, तो ये अटेंडेंस तो तुम लोग का बहुत ही पुअर है, जब 2 बच्चे जा रहे हैं तो फिर।
सर मेरे स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग रखा है, उसके बाद स्कूल खोल रहा है। अच्छा चलो, तो टाइट्रेशन देखो, ये बोरिक एसिड बहुत ही वीक एसिड होता है, तो इस वीक एसिड्स का अगर हम लोग टाइट्रेशन करेंगे ना स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो देखोगे वो शार्प एंड पॉइंट नहीं मिलता। एंड पॉइंट मतलब जिस पॉइंट पे एसिड और बेस का कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है, एसिड जो है वो बेस को पूरा पूरा न्यूट्रलाइज कर देगा, तो वहां पे एंड पॉइंट मिलता है हमको। ठीक है, तो एंड पॉइंट पे देखेंगे हम लोग जनरली कलर चेंज के थ्रू हमको एंड पॉइंट का पता चलता है। तो ये वीक एसिड का अगर यूज करेंगे ना हम लोग, बोरिक एसिड का जैसे टाइट्रेशन करा रहे हैं, तो इसमें कोई शार्प एंड पॉइंट हमको नहीं मिलता, एक रेंज मिलेगा हमको। ठीक है, एक फिक्स्ड वैल्यू हमको नहीं मिल पाएगा कि इसी पे एंड पॉइंट आ गया, मतलब इस पॉइंट पे न्यूट्रलाइज हो गया। ठीक है, तो अगर इसका हमको टाइट्रेशन कराना है, बोरिक एसिड को अगर टाइट्रेट कराना है, तो इसका हमको पहले एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाना होता है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, इसको हम लोग किसी पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स जैसे ग्लिसरोल के साथ, ये सारे कंपाउंड्स हैं, ग्लिसरोल के साथ इसका जब रिएक्शन कराओगे तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। और एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होने के बाद फिर इसका हम लोग टाइट्रेशन करा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ये बहुत ही वीक एसिड है, इसका अगर नॉर्मली इस बोरिक एसिड का ही अगर टाइट्रेशन कराना चाहो तो वहां पे शार्प एंड पॉइंट नहीं मिल पाएगा। लेकिन जब इफ यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स लाइक ग्लिसरोल हो गया, ठीक है, शुगर हो गया, एटसेट्रा, इस तरह के कंपाउंड अगर ऐड कर दें हम लोग, आर एडेड टू द टाइट्रेशन मिक्सचर, मतलब जो मिक्सचर हम लोग टाइट्रेशन के लिए यूज कर रहे हैं उसमें अगर हम लोग ऐड कर दें ये सारे कंपाउंड्स, देन बोरिक एसिड कैन बी टाइट्रेटेड विथ NaOH। सिंपली अगर बोरिक एसिड का टाइट्रेशन कराओगे तो वो टाइट्रेशन करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि वहां पे शार्प एंड पॉइंट हमको नहीं मिल पाएगा। तो उसके लिए हमको एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाना पड़ता है। इसका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, इसमें कुछ कुछ कंपाउंड्स हम लोग ऐड करते हैं, ग्लाइसरोल, शुगर, इस टाइप के कंपाउंड्स ऐड करने से इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। ठीक है, चलो, यस सर। तो ये हो गया बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर से रिलेटेड और इसका प्रॉपर्टीज। तो बोरिक एसिड जो नॉर्मल एसिड से अलग है, ये इनफैक्ट ध्यान रखना, ये लुइस एसिड की तरह बिहेव करता है। ठीक है, ये एक लुइस एसिड का एग्जांपल है। नॉर्मल एसिड हम लोग लेते हैं तो उसमें क्या होता है, वो H+ डोनेट करता है या प्रोटॉन लूज करता है। ये प्रोटॉन लूज नहीं करता, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लेता है इनफैक्ट। तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, तो ये इनफैक्ट लुइस एसिड का ये एग्जांपल हो गया। ठीक है, तो ये हो गया बोरिक एसिड से रिलेटेड। अब बोरिक एसिड का कुछ कुछ प्रॉपर्टीज और भी है। इसको हीट करने पे क्या इफेक्ट होता है, हीटिंग इफेक्ट इसका इंपॉर्टेंट है। हीटिंग ऑफ बोरिक एसिड, हीटिंग ऑफ बोरिक एसिड। ठीक है, तो बोरिक एसिड को हम लोग हीट करेंगे तो क्या क्या कंपाउंड्स मिलते हैं, तो यहाँ पे देखो बोरिक एसिड है हमारा H3BO3। इसको अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करोगे ना, ये है बोरिक एसिड। 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करने पे क्या प्रोडक्ट मिलेगा बताओ, ये कन्वर्ट हो जाता है HbO2 में। ठीक है, ये ध्यान रखना, बोरिक एसिड को अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो ये अपना एक वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देता है। वाटर मॉलिक्यूल जैसे ही लूज करेगा, ये क्या बना लेता है, HbO2। और HbO2 को हम लोग कौन सा बोलते हैं, इसको, इसका नाम क्या है, मेटाबोरिक एसिड। क्या नाम है इसका, मेटाबोरिक एसिड। तो बोरिक एसिड से ये कन्वर्ट हो गया मेटाबोरिक एसिड में। ठीक है, फिर इसको हम लोग, ठीक है, ये यहाँ देखो, इसको -H2O हम यहाँ पे ही लिख दे रहे हैं। ये H2O मॉलिक्यूल लूज किया और HbO2 में कन्वर्ट हो गया मेटाबोरिक एसिड। अब फिर अगर इसको हम लोग 140 डिग्री सेल्सियस पे हीट किए तो ये बना लेता है
H2B4O7, ठीक है। फिर फर्दर हीट करते हैं तो ये H2B4O7 बना लेता है। H2B4O7 मतलब क्या हुआ, इसका नाम क्या है, ये है टेट्राबोरिक एसिड, टेट्राबोरिक एसिड। ठीक है। अब फर्दर जब इसको हीट करेंगे हम लोग, स्ट्रॉन्ग हीटिंग एकदम करेंगे, फर्दर जब स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे हम लोग, तो स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने पे क्या मिलता है हमको, ये देखो, इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर रहे हैं, रेड हॉट, इसको हीट करके हम लोग बहुत ही रेड हॉट कर दिए, इतना तेजी से हीट, इतना मतलब हाई टेम्परेचर पे हीट किए, तो ये फर्दर और भी वाटर मॉलिक्यूल लूज करेगा और उसके बाद ये बना लेता है डायरेक्ट B2O3, ठीक है। और ये B2O3 हमको पता ही है बोरोन का ये ऑक्साइड है, बोरोन ट्राई ऑक्साइड बोलते हैं इसको। तो ये जो है एक्चुअली में ग्लासी मास होता है, ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट टाइप का सब्सटेंस है, ग्लास की तरह एकदम ट्रांसपेरेंट रहता है, ठीक है। तो इसको ग्लासी मास सब्सटेंस बोला जाता है, क्योंकि बिल्कुल ये ग्लास जैसा ट्रांसपेरेंट नेचर शो करता है ना, तो B2O3 भी ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बिहेवियर ये शो करता है, इसलिए ग्लासी मास बोलते हैं। तो ये हीटिंग ऑफ बोरिक एसिड है, बोरिक एसिड को हीट करने पे क्या इफेक्ट होता है, तो ये ध्यान रखना, प्रोडक्ट, ये सीरीज ऑफ प्रोडक्ट मिलते हैं। अगर तुमको डायरेक्टली दे दिया गया कि बोरिक एसिड को हम लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर दिए, ठीक है, वेरी स्ट्रॉन्ग हीटिंग अगर दिया है, तो डायरेक्ट कौन सा प्रोडक्ट बना दोगे तुम लोग, बताओ। B2O3। B2O3, ठीक है। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग हीटिंग दिया हुआ है तब डायरेक्ट B2O3 बना देना, लेकिन अगर ये सीरीज तुमसे पूछा जाएगा कौन कौन से प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं बोरिक एसिड को हीट करने पे, ठीक है, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड ऑन हीटिंग बोरिक एसिड, तो अगर ऑप्शन में ये सारा भी दिया है तो ये सब भी तुमको लिखना पड़ेगा, मेटाबोरिक एसिड, टेट्राबोरिक, फिर उसके बाद इसको जब हम लोग हीट करते हैं तब ये B2O3 में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो ये हो गया बोरिक एसिड से रिलेटेड। बोरिक एसिड को देखोगे बहुत जगह ऑर्थो बोरिक एसिड भी लिखा रहता है, ठीक है, तो ये उससे कंफ्यूज मत होना, ऑर्थो बोरिक एसिड यही H3BO3 ही है, ऑर्थो बोरिक एसिड, इसी को बोलते हैं हम लोग ऑर्थो बोरिक। और ये नाम हो गया, HbO2 बन गया मेटाबोरिक एसिड, H2B4O7 ये टेट्राबोरिक एसिड हो गया, और B2O3 तो ये बोरोन का ऑक्साइड है, डाइबोरोन ट्राई ऑक्साइड लिख लोगे, या बोरोन ऑक्साइड। चलो लिख लिया इसके बारे में। तो दूसरा कंपाउंड हम लोग को जो पढ़ना था बोरोन का, ये है बोरिक एसिड के बारे में। हो गया ना, यस सर। लिख चुके हैं उसको सब लोग। यस सर। यस सर। ओके, नेक्स्ट कंपाउंड है, तीसरा कंपाउंड, ये है बोरेक्स, तीसरा कंपाउंड है बोरेक्स। चलो बोरेक्स का फॉर्मूला तुम लोग को क्या लिखाए थे, Na2B4O7 into 10H2O। Na2B4O7.10H2O, Na2B4O7.10H2O, ये है हमारा बोरेक्स। अब बोरेक्स को इसको ये भी बताए थे, इसको टिंकल भी बोला जाता है, ठीक है, बोरेक्स या फिर इसको टिंकल भी बोला जाता है। या फिर इसका देखोगे केमिकल नेम अगर तुमसे पूछा जाए तो इसका नाम क्या लिखते हैं हम लोग, सोडियम टेट्राबोरेट, ठीक है, सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है, 10 वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच्ड है इसीलिए डेकाहाइड्रेट। तो सोडियम टेट्राहाइड्रेट, सॉरी टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट, ये इसका नाम है। केमिकल नेम अगर पूछा जाएगा
तो सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट। बोरेक्स का प्रिपरेशन देख लो, प्रिपरेशन इसको देखो, कॉमन इंडियन नेम है इसका, सुहागा भी बोला जाता है। सुहागा सुने हो तुम लोग? यस सर, वो गोल्ड को रिफाइन पिघलाने में मदद करता है। गोल्ड को पिघलाने में मदद करता है। एक ये कॉमन प्रोवर्ब तो सुने होगे ना, सोने पे सुहागा। उसका क्या मतलब होता है, सुने हो ये तुम लोग? हाँ सर। यस सर, क्या? वो चमक दिलाने के लिए जो होता है। हाँ, चमक दिलाने के लिए। तो वो ये इनफैक्ट ट्रांसपेरेंट नेचर का होता है। ये जो बोरेक्स है ना, Na2B4O7, जो इसको हम लोग बोरोन ग्लास बोलते हैं सिंपली। अगर ये Na2B4O7 है तो इसको देखोगे ये बोरोन ग्लास बोला जाता है, ठीक है। और ये ग्लासी टाइप का सब्सटेंस होता है। ग्लासी नेचर मतलब ट्रांसपेरेंट नेचर का होता है। तो इसलिए हम लोग उसको सोने पे सुहागा बोलने का मतलब कि वो और उसको उसका शाइनी अपीयरेंस को और फर्दर एनहांस करता है, ठीक है। तो इसलिए इंडियन नेम कॉमनली इसको सुहागा की तरह यूज किया जाता है। ये बेसिकली बोरेक्स ही होता है, ठीक है। यस सर। सुने होगा ना वो तुम लोग, सोने पे सुहागा। यस सर। तो वही चीज है। तो ये इंडियन नेम इसका वो सुहागा यूज किया जाता है। तो बोरेक्स ये वो बेसिकली क्यों आता है, ट्रांसपेरेंट नेचर की वजह से होता है, ठीक है। वो शाइनी अपीयरेंस को और फर्दर, गोल्ड के शाइनी अपीयरेंस को और फर्दर एनहांस कर देता है। तो इसलिए इसका ऐसा नाम पड़ा है। तो इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, प्रिपरेशन, ठीक है, लिख लो। प्रिपरेशन तो ऐसे कहीं ऐसा जैसे पूछेगा नहीं, बट फिर भी लिखा दे रहे हैं। बोरेक्स का प्रिपरेशन ये कोलमेनाइट से प्रिपेयर किया जाता है। कोलमेनाइट तुम लोग को लिखाए थे लास्ट क्लास में, ठीक है। चलो उसका हम फॉर्मूला लिख दे रहे हैं। ये इस फॉर्म में लिख रहे हैं इसको, CaO.3B2O3, ठीक है। हम इसको इस तरह से तोड़ के लिख रहे हैं। और इसका रिएक्शन कराया जाता है Na2CO3 के साथ, Na2CO3। तो जब इसका रिएक्शन कराएंगे हम लोग Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के साथ, ये यहाँ पे एक प्रेसिपिटेट बना रहा है कैल्शियम कार्बोनेट का, और प्लस ये बनाता है Na2B4O7 और प्लस NaBO2, ठीक है। ये बना है। अब इसको हम लोग क्या किए ना, ये मिक्सचर इनफैक्ट बनाता है, मिक्सचर बनाता है। तो इस मिक्सचर को हम लोग फिल्टर कर लिए, ठीक है। जब इस मिक्सचर को फिल्टर करोगे तो क्या इससे सेपरेट हो जाएगा, जो प्रेसिपिटेट है वो तो सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। CaCO3 तो निकल जाएगा ना वहां से, CaCO3 एस रेसिड्यू ये तो निकल गया, बोलो यस और नो। यस सर। अब इसके बाद क्या होता है, CaCO3 अगर निकल गया तो सॉल्यूशन में क्या बचा हुआ रहेगा हमारा, ये बच गया Na2B4O7 और प्लस NaBO2, यही दो बचा रहेगा सॉल्यूशन में, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, क्रिस्टलाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। क्रिस्टलाइज मतलब कंसंट्रेट करके क्रिस्टलाइज, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस तुम लोग पढ़े हो ना। यस सर। तो यहाँ पे ये इसको क्या किया जाता है, कंसंट्रेटेड, ठीक है, कंसंट्रेट करके एंड अलाउड टू क्रिस्टलाइज, एंड अलाउड टू क्रिस्टलाइज, ठीक है। तो क्रिस्टलाइजेशन करने पे क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि ये जो है ना Na2B4O7, ये जो हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स के फॉर्म में यहाँ पे बाहर निकलते जाता है। Na2B4O7.10H2O, ये वाटर ऑफ हाइड्रेशन है, इसके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी बोलते हैं। तो ये हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स देखोगे वहां पे क्रिस्टल्स बन के बाहर निकलते जाएगा, ठीक है। और उस सॉल्यूशन में NaBO2 बचा हुआ रह जाता है, NaBO2 बचा हुआ रह गया, ठीक है। ये क्रिस्टल बन के वो रेसिड्यू के फॉर्म में वहां रहता है, ठीक है। अब इसको फर्दर हम लोग ये जो NaBO2 बचा इसको फर्दर CO2 पास कर देते हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पास करोगे
तो कार्बन डाइऑक्साइड पास करने पे ये भी जो है NaBO2 भी कन्वर्ट हो जाता है किसमें, Na2B4O7.10H2O। तो इसको और भी इसका प्रोडक्शन हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ से भी ये क्रिस्टल बन के निकल जा रहा है और यहाँ डायरेक्टली भी क्रिस्टल भी बन रहा है, ठीक है। तो NaBO2 जो बचा है यहाँ पे, ये फिल्ट्रेट वाले सॉल्यूशन में NaBO2 जो बचा हुआ रह जाएगा हमारा, उसको फर्दर जब CO2 के साथ ट्रीटमेंट कर देंगे हम लोग, तो फिर देखोगे ये CO2 के साथ रिएक्ट करके ये Na2B4O7.10H2O, तो इसका बोरेक्स का क्रिस्टल बन के ये फर्दर फिर निकलने लगता है, ठीक है। तो ये इसका प्रिपरेशन है कि बोरेक्स को इस मेथड से प्रिपेयर किया जाता है। फॉर्मूला बस ध्यान रखना Na2B4O7 और इसका नाम याद रखना, ठीक है। और भी देखते हैं इसका प्रॉपर्टीज, ऐसे प्रिपरेशन कहीं नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तुम लोग देखना भी क्वेश्चंस में भी देखोगे प्रिपरेशन ऐसे सच डायरेक्टली नहीं पूछा जाता है कहीं भी, लिख लो बस ऐसे ही। लिख लिए? यस सर। अब इसका यूजेस लिख लो, कहाँ कहाँ बोरेक्स का बेसिकली यूज किया जाता है। सबसे पहला यूज है ये यूज किया जाता है ग्लास बनाने में, ठीक है, अपीयरेंस की वजह से, मेकिंग ऑफ ग्लास ऐसे लिख लो। इन मेकिंग ग्लास हो गया। फिर ग्लेज ऑफ पॉटरी, ग्लेज ऑफ पॉटरी, पॉटरी में यूज किया जाता है। पॉटरी जानते हो तुम लोग? पॉटरी किसको बोलते हो? घड़ा बनाने का जो रहता है वही ना। हाँ, वो टेक्निक जो होता है, ठीक है, मिट्टी से जो बहुत तेजी से रोटेट करके, वो देखे हो तुम लोग कैसे बनता है घड़ा? यस सर। तो वो ग्लेज मतलब उसमें शाइनी अपीयरेंस देने के लिए हम लोग यूज करते हैं ना कुछ सब्सटेंस, देखे वो घड़ा जो होता है वो चमकता है ना, यस। उसमें शाइनी शाइनी टाइप का कुछ सब्सटेंस ऐड किया जाता है ना, तो उसको शाइनी अपीयरेंस देने के लिए भी बोरेक्स उसमें मिलाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया ग्लास या ग्लेज ऑफ पॉटरी। फिर इसको एंटीसेप्टिक की तरह भी यूज किया जाता है, एज एन एंटीसेप्टिक बोरेक्स का इन मेडिसिनल सोप्स बनाने में यूज किया जाता है इसको। मेडिसिनल मेडिकेटेड सोप्स जो आते हैं उसमें ये एंटीसेप्टिक्स की तरह ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो इसके कुछ कुछ कॉमन एप्लीकेशंस हैं कि डेली लाइफ में ये कहाँ यूज होता है नॉर्मल लाइफ में। तो ये बोरेक्स का एप्लीकेशन हो गया। तो मेजर इसका दो यूजेस है, मेनली यहाँ पे ये यूज किए जाते हैं। बोरेक्स जो होता है ना, ठीक है, ये बोरेक्स अल्कलाइन नेचर का होता है, ठीक है। सॉल्यूशन बोरेक्स का जब हम लोग ये बेस सॉल्यूशन बनाएंगे, मतलब एक्वस सॉल्यूशन जब बनाएंगे हम लोग, तो ये अल्कलाइन नेचर होता है, ठीक है। अल्कलाइन नेचर क्यों होता है ये लिख लो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स is alkaline in nature due to hydrolysis, due to hydrolysis, ठीक है। ये बोरेक्स जो है Na2B4O7, इसका जब हाइड्रोलिसिस कराओगे ना वाटर के साथ, हाइड्रोलिसिस करने से ये प्रोडक्ट क्या बना लेता है, NaOH और प्लस H3BO3, ठीक है। अब ये देखो H3BO3 ये तो एसिड है और NaOH ये बेस है। H3, अब इन दोनों में H3BO3 तो बहुत ही वीक एसिड है, ठीक है, और NaOH इसके रेस्पेक्ट में काफी स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जो हमारा ये सॉल्यूशन जो आएगा हमारा, ये सॉल्यूशन बेसिकली क्या होगा हमारा, अल्कलाइन नेचर होगा या नहीं, बताओ, बोलो। अल्कलाइन नेचर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि बोरेक्स का जब हाइड्रोलिसिस कराओगे या बोरेक्स का एक्वस सॉल्यूशन पूछा जाएगा, तो बोरेक्स के एक्वस सॉल्यूशन का अगर नेचर तुमसे पूछा जाए तो नेचर में आंसर क्या लिखोगे, अल्कलाइन नेचर होता है, ठीक है। और रिएक्शन अगर पूछा जाए, क्योंकि NaOH का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, NaOH प्लस H3BO3, H3BO3 तो काफी वो वीक कैरेक्टर होता है एसिड, तो बेसिकली ये NaOH की वजह से ये अल्कलाइन नेचर का होता है, ठीक है।
फटाफट इसको लिखते जाओ। ये हो गया बोरेक्स के बारे में। अब यहाँ पे इसका फर्दर केमिकल प्रॉपर्टीज भी हमको देखना है। बोरेक्स का और भी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है केमिकल प्रॉपर्टीज में, हम लोग देख रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या आएगा इसका। तो सबसे पहला है ना, बोरेक्स को जब हम लोग हीट करते हैं तो बोरेक्स को हीट करने पे क्या होता है ना, ये स्वेल अप हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है इसमें। ठीक है, तो यहाँ लिख लेना बोरेक्स स्वेल्स अप ऑन हीटिंग। ठीक है, ऐसा क्यों होता है ये हम बता रहे हैं अभी। तो यहाँ पे लिख लेना नेक्स्ट पॉइंट में, ऑन हीटिंग बोरेक्स लूजेस वाटर and swells into a white mass, ठीक है, which on further heating, जिसको हम लोग फर्दर अगर हीट करेंगे व्हाइट मास को तो वो देखोगे मेल्ट कर जाता है टू फॉर्म ट्रांसपेरेंट ग्लासी सब्सटेंस, ट्रांसपेरेंट ग्लासी सॉलिड, ग्लासी सॉलिड known as बोरेक्स ग्लास और बोरेक्स बीड। ठीक है, ये बोरेक्स बीड कहलाता है ये। तो इसको देखो हम इसका केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करें, ये बोरेक्स है Na2B4O7, ठीक है, .10H2O। तो इसको अगर हम लोग हीट किए ना तो हीट करने पे क्या होगा, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अपना लूज करेगा। ठीक है, इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है, हीट करेंगे तो सारे वाटर निकल जाते हैं और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकलने पे क्या होता है, ये स्वेल अप हो जाता है। स्वेल अप करने पे ये क्या करेगा, एक व्हाइट कलर का मास बना लेता है Na2B4O7। ठीक है, यही बचा स्वेलिंग, मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल गया तो स्वेलिंग होने के बाद ये व्हाइट मास में ये कन्वर्ट हो गया। इसको फर्दर अगर हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे ना, यहाँ टेम्परेचर 740 डिग्री सेल्सियस है, बहुत ही हाई टेम्परेचर पे हम लोग हीट करते हैं। तो इसमें देखोगे ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, हाई टेम्परेचर पे हीट करने पे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताओ। क्या बना लेगा ये, NaBO2 NaBO2, इसके बाद B2O3 हाँ प्लस B2O3। ठीक है, ये देखो अब ये NaBO2 प्लस B2O3 बना लिया। तो NaBO2 और B2O3 बनाया, तो अब यहाँ पे देखना ये जो B2O3 है यही है हमारा ट्रांसपेरेंट ग्लासी सॉलिड। ये तुम लोग को बताया था ना ऊपर, B2O3 जो है बोरो यहाँ पे है ना, ग्लासी मास टाइप का सब्सटेंस है, इसी को बोला जाता है बोरेक्स बीड या फिर बोरेक्स ग्लास। ये ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस बनता है, ये हमारा बोरेक्स बीड। ठीक है, अब इसको यूज करेंगे, बोरेक्स बीड टेस्ट होता है एक, सुने हो तुम लोग बोरेक्स बीड टेस्ट, सुने हो बताओ, बोरेक्स बीड टेस्ट नहीं सुने हो। नो नो सर। ये सर। कैटायंस को आइडेंटिफाई करने के लिए, अगर तुम लोग सॉल्ट एनालिसिस का ये लैब किए होगे तो सॉल्ट एनालिसिस में हमको कैटायन और एनायन आइडेंटिफाई करना पड़ता है ना, कोई अननोन सॉल्ट दे दिया जाता है तो उसमें हमको कैटायन और एनायन को आइडेंटिफाई यस करना है। सर। तो उसके लिए अलग अलग हम लोग उसके लिए टेस्ट करते रहते हैं हम लोग अलग से कैटायन और एनायन के लिए। तो बोरेक्स बीट टेस्ट भी जो है एक कैटायन को आइडेंटिफाई करने का ये टेस्ट है। ठीक है, मतलब कुछ कुछ कैटायंस जो हैं कलर चेंजेस के थ्रू हम लोग कैटायंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बोरेक्स बीड टेस्ट उसको बोलते हैं, अभी बताएंगे वो कैसे होता है। तो ये बनता है बोरेक्स बीड। ठीक है, बोरेक्स को हीट किए हम लोग, तो पहले ये Na2B4O7 बनाया, उसके बाद फर्दर जब स्ट्रॉन्ग हीटिंग किए तो NaBO2, NaBO2 ये है सोडियम मेटाबोरेट और प्लस B2O3, ये बोरेक्स बीड बना। ठीक है, अब ये बोरेक्स बीड जो है ना
ये इसी की वजह से, ये जो बीड बना है ये B2O3 की वजह से है, ठीक है। जब इसको मेटालिक सॉल्ट, जो सॉल्ट के कैटायंस हैं, जब इसके साथ कंबाइन करेगा तो वो कोरस्पॉन्डिंग मेटाबोरेट बनाता है, ठीक है। और वो मेटाबोरेट का कलर होता है अलग अलग। जैसे मान लो ये जो है ना B2O3, B2O3 जो ये बोरेक्स बीड है, ये रिएक्ट करता है, फ्यूजेस विथ मेटल सॉल्ट्स, ऐसे लिख दे रहे हैं हम, फ्यूजेस विथ metallic salts to form corresponding मेटाबोरेट्स, ठीक है। तो मेटाबोरेट ये बनाता है। अब यहाँ पे ध्यान देना, जैसे हम लोग जैसे कॉपर के साथ अगर रिएक्शन करा रहे हैं, कॉपर का सॉल्ट ले लिए, कॉपर ऑक्साइड जैसे ले लिए, कॉपर ऑक्साइड का अगर हम लोग इसके साथ रिएक्शन करा दें B2O3 के साथ, तो इसमें देखोगे CuBO2 होल ट्वाइस, ये कॉपर मेटाबोरेट बना लिया, ठीक है, कॉपर मेटाबोरेट। अब ये कॉपर मेटाबोरेट जैसे ही बनेगा तो ये कॉपर का जो मेटाबोरेट बनता है, इसका कलर होता है ब्लू कलर। तो ये जैसे ही कलर चेंज होगा ना, हम लोग मेटालिक सॉल्ट को बोरेक्स ये इस पे रखेंगे हम लोग B2O3 पे, और उसको हीट करना स्टार्ट करेंगे, तो देखोगे अगर वो कॉपर का सॉल्ट होगा, उसमें अगर कॉपर के कैटायंस होंगे या तो कॉपर के कैटायंस होंगे, तो वो मेटाबोरेट जो बनाएगा, उस मेटाबोरेट का कलर हमको क्या मिल जाएगा हीट करने पे, बोलो, ब्लू कलर। तो इस ब्लू कलर से हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वो जो सॉल्ट यूज किए हैं उसमें जो कैटायन है हमारा क्या है, वो कॉपर होगा। समझ रहे हो बात? ये बीड का या मेटाबोरेट का जो कलर होता है ना, इसके हेल्प से हम लोग कैटायंस को आइडेंटिफाई करते हैं। तो कुछ कुछ जो कैटायंस हैं जो कि बोरेक्स बीड टेस्ट शो करते हैं अलग अलग कलर दिखा के, ठीक है, तो उसका हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। कुछ कुछ जो सारे कैटायंस शो नहीं करेंगे, ठीक है, कुछ कुछ कैटायंस शो करते हैं, तो वो हम बता रहे हैं यहाँ पे। तो कलर ऑफ मेटाबोरेट्स यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम। दिख रहा है ना तुम लोग को स्क्रीन? यस सर। यस सर। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ध्यान रखो, क्वालिटेटिव एनालिसिस में इससे पूछा जाता है, अप्लाई होगा ये। तो कॉपर का जो मेटाबोरेट बना Cu, उसका कलर तो ऑलरेडी पता चल चुका है तुम लोगों को, क्या है कलर? ब्लू। ब्लू कलर होता है। इसके बाद Fe का जो मेटाबोरेट हो गया, Fe का मेटाबोरेट क्या होता है? ये ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। इसके बाद कोबाल्ट का अगर मेटाबोरेट यूज करोगे तो कोबाल्ट का भी ब्लू कलर का मेटाबोरेट होता है, ठीक है, कोबाल्ट का भी ब्लू। तब यहाँ पे बोलोगे सर कॉपर का और कोबाल्ट का दोनों का ब्लू आ रहा है, अब इसमें कैसे कंफर्म करेंगे? तो अब उसके लिए हमको कंफर्मेटरी टेस्ट में जाना होगा। जैसे मान लो कैटायंस तो बहुत सारे टाइप्स के कैटायंस होते हैं, अगर हम लोग उसका जो कैटायन का सॉल्ट है, अगर हम लोग उसका बोरेक्स बीट टेस्ट डायरेक्ट स्टार्ट कर दिए, तो बोरेक्स बीट टेस्ट स्टार्ट करने से हमको मिल गया कि जो मेटाबोरेट बन रहा है वो कलर ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गया। तो उससे ये तो हम लोग श्योर हो गए ना कि उतना सारा कैटायंस जो होता है 20-25 जो भी कैटायंस हैं, उससे हम लोग दो दो तो सॉर्ट आउट कर लिए ना। उतने सारे कैटायंस में दो तो हमारा कंफर्म हो गया, या तो वो कॉपर का सॉल्ट होगा या कोबाल्ट का सॉल्ट होगा। यस और नो? एक तरह से Yes, sir. प्रीलिमिनरी टेस्ट की तरह हम लोग मान सकते हैं, ये कैटायन का प्रीलिमिनरी टेस्ट हो गया। इसके बाद अब जो हमको टेस्ट करना होगा वो सारे कैटायंस के लिए अब हम लोग नहीं करेंगे। एक बार अगर हमको ब्लू मेटाबोरेट ऑब्टेन हो गया तो हम इससे कंफर्म हो गए या तो वो कॉपर का होगा या कोबाल्ट का होगा। अब बाकी अदर कैटायंस से कोई मतलब नहीं है, उसके लिए टेस्ट नहीं करना होगा। अब इन्हीं दोनों के लिए हम लोग को कंफर्मेटरी टेस्ट करना होगा। तो एक तरह से कितना सारा हम लोग का काम रिड्यूस हो जाता है। समझ रहे हो बात? तो इसी तरह से हम लोग एलिमिनेट करते जाते हैं। तो ये प्रीलिमिनरी टेस्ट की तरह, एक प्रीलिमिनरी टेस्ट की तरह इसको हम लोग ट्रीट कर सकते हैं बोरेक्स बीड को। तो ये हो गया, देखो कॉपर का ब्लू है, कोबाल्ट का भी ब्लू है, Fe का ग्रीन मेटाबोरेट बनता है। उसके बाद जो है और भी है कुछ कुछ, जैसे निकल है, निकल का मेटाबोरेट देखोगे Ni, निकल का मेटाबोरेट जो है ये ब्राउन कलर का मेटाबोरेट होता है। क्रोमियम का मेटाबोरेट ये भी ग्रीन कलर का मेटाबोरेट होता है, ठीक है। तो यहाँ देखो Fe और क्रोमियम इन दोनों का भी मेटाबोरेट ग्रीन का है। तो अगर ग्रीन आया तो ग्रीन में हम लोग कंफर्म हो गए या तो वो Fe का होगा या फिर क्रोमियम का सॉल्ट होगा। अब उसके बाद इन्हीं दोनों का हमको कंफर्मेटरी करना होगा, ठीक है।
ये एक तरह से प्रीलिमिनरी टेस्ट ऑफ केटायंस की तरह इसको हम लोग ट्रीट कर सकते हैं, बोरेक्स बीड टेस्ट। तो बोरेक्स का बीड कैसे ऑब्टेन करेंगे? बोरेक्स का स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने पे क्या होगा, ये बोरेक्स बीड बनाएगा, है ना। ये NaBO2 प्लस B2O3, ये B2O3 जो है ये बोरेक्स बीड कहलाता है। अब ये बोरेक्स बीड को जब हम लोग मेटालिक सॉल्ट के साथ हीट करोगे, तो मेटालिक सॉल्ट के साथ हीट करने पे ये क्या होगा, डिफरेंट कलर्स का कोरस्पॉन्डिंग मेटाबोरेट्स बनाता है, अलग अलग कलर का। तो यहाँ पे देख लो वो सारे कॉमन जो मेटाबोरेट्स बनते हैं, डिफरेंट कलर्ड मेटाबोरेट्स, उन सब का हम यहाँ पे लिख चुके हैं। तो ये सारे कैटायंस अगर प्रेजेंट होंगे मेटालिक सॉल्ट में, तो हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलो। नो सर। नो सर। लिख लियो फटाफट। यस सर, लिख लिया। चलो, तो इसमें देखो Yes, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है इस तरह से, जैसे क्वेश्चन लिख दे रहे हैं Na2B4O7.10H2O, इसको बोला गया हीट किया गया, हीट करने पे क्या बना, NaBO2 प्लस A और प्लस H2O। ठीक है, अब इस A का अगर हम लोग MnO के साथ रिएक्शन कराए, इसको हीट किए तो ये बना B। यहाँ पे A और B हमको बताना है क्या होगा, A और B क्या होगा ये बताओ। सर बी होगा MnBO2 और A B2O3। क्या बोल रहे हो? A होगा B2O3 और B होगा सर, A हो गया B2O3, ठीक है, B हो गया उसके सर MnBO2। MnBO2 और होल ट्वाइस होगा ना, Mn का वैल्यू, MnO में बैलेंसी यस सर, कितना है यस। Mn का? MnBO2 होल ट्वाइस होगा ना, मैंगनीज यस सर, मेटाबोरेट। यस सर। चलो समझ आया। यस सर। तो ये है मेटाबोरेट, मैंगनीज मेटाबोरेट। मैंगनीज मेटाबोरेट का ये, इसमें इसका कोई कलर नहीं होता, ये कलरलेस, ये कलर्ड बीड नहीं बनाता है, ठीक है, तो इसलिए वहां पे नहीं लिखे हम, जो जो कलर शो करते हैं उसका लिख दिए। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये अगर तुमको याद ही नहीं रहेगा हीटिंग इफेक्ट, हीट करने पे क्या मिलता है, तो कैसे कर पाओगे? क्लियर है ना, समझ आ रहा है? यस सर, यस सर। चलो, तो ये हो गया हमारा बोरोन का, इतना सारा कंपाउंड्स था, और तो कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। बोरोन का जितना कंपाउंड्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना था, ये तो हम लोग डिस्कस कर लिए, इसमें और तो कुछ नहीं है। और तो कोई कंपाउंड नहीं है इसमें। बोरोन का हैलाइड होता है, बोरोन फ्लोराइड, बोरोन क्लोराइड, इस तरह से होता है, ठीक है, तो वो तो तुम लोग को पता ही होगा। BF3 BCl3 इस तरह से हैलाइड्स बना सकता है, ठीक है, बोरोन हेलोजन के साथ रिएक्ट करके बोरोन हैलाइड बना सकता है, ठीक है। तो उस सब के बारे में डिटेल में नहीं है, बस ये सारे कंपाउंड्स को हम लोग को डिटेल में पढ़ना था। तो कौन कौन से कंपाउंड्स हम लोग पढ़े बोरोन का? पहला हम लोग डाइबोरेन पढ़े थे लास्ट क्लास में, उसके बाद आज बोरिक एसिड, और दूसरा बोरेक्स। बोरेक्स, ठीक है, इन सबको ध्यान में रखना, इन सब के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हीटिंग इफेक्ट देखो, बोरिक एसिड का हीटिंग इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या प्रोडक्ट मिलते हैं, और बोरेक्स का हीटिंग इफेक्ट, और इसी से रिलेटेड था एक बोरेक्स बीट टेस्ट जो कि हम बता दिए।
ठीक है, कोई दिक्कत यस यहाँ तक? चलो, इसमें दूसरा एलिमेंट तुम लोग को बताए थे, बोरोन के अलावा जो दूसरा एलिमेंट जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है वो है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का छोटा सा ही पार्ट है, एल्यूमिनियम के ज्यादा कंपाउंड्स नहीं है, कुछ कुछ कंपाउंड्स हैं, एल्यूमिनियम का भी पढ़ना है हम लोगों को। तो एल्यूमिनियम का जो कंपाउंड्स है, सबसे पहला कंपाउंड है, फर्स्ट कंपाउंड है कोरंडम, Al2O3। एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड होता है ना, इसको बोला जाता है कोरंडम, इसका केमिकल नेम है, ठीक है, Al2O3। अब Al2O3 को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, तो इसके प्रिपरेशन के टेक्निक्स बहुत सारे। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है ना, इसको एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को बहुत ही स्ट्रॉन्ग हीटिंग करोगे तो ये क्या करेगा, Al2O3 में कन्वर्ट हो जाएगा और प्लस वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल गया। इसी तरह एल्यूमिनियम सल्फेट को Al2SO4 होल थ्राइस, इसको भी अगर हीट करेंगे स्ट्रॉन्ग हीटिंग तो ये बना लेगा Al2O3 प्लस सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस SO3 बना लेता है, ठीक है। उसके बाद एलम तुम लोग पढ़े हो, पोटास एलम या अमोनियम एलम, एलम के बारे में हम बताएंगे, ठीक है। एक कंपाउंड होता है NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। ये एक्चुअली अमोनियम एलम है। अमोनियम एलम को हीट करेंगे यहाँ पे, तो हीट करने पे ये क्या बना लेता है, Al2O3 प्लस NH3 प्लस SO3 और प्लस H2O, ठीक है। ये सारे गैसेस रिलीज करते हैं यहाँ पे। Al2O3 ये कोरंडम बना रहा है, अमोनिया गैस रिलीज होता है, सल्फर ट्राईऑक्साइड और वाटर, ठीक है। तो ये Al2O3 कोरंडम को प्रिपेयर करने के प्रिपरेशन टेक्निक्स हो गए, इन सभी के हेल्प से प्रिपेयर किया जा सकता है इसको। अब ये Al2O3 जो बहुत ज्यादा हाईली स्टेबल, ये जो कंपाउंड है बहुत ज्यादा हाईली स्टेबल होता है, ठीक है, हाईली स्टेबल। इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और ये Al2O3 तुम लोग पढ़े होगे, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है ना, इसके बारे में तो ऑलरेडी तुम लोग पढ़ रखे होगे। Al2O3 क्या है, एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है या नहीं, बताओ यस सर। क्या होगा इसका, एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करेगा, एम्फोटेरिक है तो। अब यहाँ पे हम रिएक्शन लिख रहे हैं Al2O3 प्लस HCl, अगर HCl के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या प्रोडक्ट बनाएगा, ये AlCl3 और प्लस H2O, एसिड के साथ भी रिएक्शन शो कर रहा है। और इसका अगर बेस के साथ रिएक्शन कराओगे Al2O3 प्लस NaOH अगर करा दिए तो इस केस में क्या प्रोडक्ट बनेगा, बताओ जल्दी बोलो, ये रिएक्शन पढ़ रखे हो तुम लोग, हेलो बताओ जल्दी से। बेस के साथ रिएक्शन होगा तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, अभिषेक? NaAlO2 बनाता है ना, सोडियम एल्यूमिनेट, भूल गए हो, नहीं पढ़े हो ये? यस सर। हेलो, ये कैसे तुम लोग भूल सकते हो यार, ये तो 10th में भी तुम लोग पढ़ के आए हो। NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है ना, NaAlO2, ठीक है। तो इसलिए इसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोला जाता है, क्योंकि ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन शो कर रहा है, ठीक है। अब ये कार्बन सर। के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, ये रिएक्शन विद कार्बन Al2O3 जो है ना, ये कार्बन के साथ भी रिएक्शन शो करता है, रिएक्शन विद कार्बन, हाई टेम्परेचर पे ये कार्बन के साथ रिएक्ट करता है। तो ये Al2O3 प्लस रिएक्शन विद कार्बन, तो कार्बन के साथ रिएक्ट करके, ठीक है, ये बनाता है कार्बाइड Al4C3, ये एल्यूमिनियम कार्बाइड का फॉर्मूला है Al4C3, और प्लस यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड CO बना रहा है। अब Al4C3 जो है ना, ये यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिख रहे हैं, एल्यूमिनियम का जो कार्बाइड है इसका अगर हाइड्रोलिसिस कराओगे ना वाटर के साथ, वाटर के साथ जब रिएक्शन कराएंगे इसका, तो देखोगे ये क्या प्रोडक्ट बनाता है, AlOH होल थ्राइस और प्लस CH4 गैस, मीथेन गैस, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो ये सीरीज ऑफ रिएक्शन में पूछा जा सकता है। Al2O3 कार्बन के साथ रिएक्ट करके Al4C3 एल्यूमिनियम कार्बाइड बनाया, और उस एल्यूमिनियम कार्बाइड का जब हाइड्रोलिसिस कराओगे
तो हाइड्रोलिसिस कराने पे क्या मिलता है हमको, कौन सा गैस इवॉल्व होगा बताओ। H+ गैस, हम्म, H2 गैस सर। क्या नींद में हो क्या, H2 गैस यहाँ पे निकल रहा है। ये H2 गैस दिख रहा है तुम लोगों को। यहाँ का बोल रहे थे सर। सर मीथेन। कहाँ का तुम बोल रहे हो, कहाँ हाइड्रोजन गैस तो कहीं पे नहीं निकल रहा है यहाँ पे। कौन सा रिएक्शन का तुम बात कर रहे हो। हेलो, यस सर। कहाँ हाइड्रोजन गैस निकल रहा है यार, ये बताओ तो, दिख रहा है कहीं क्या। नो सर। नींद में हो, ये बताओ पहले, नींद आ रहा है। हम्म, बोलो जल्दी से। नो सर। नो सर, साफ साफ पता चल रहा है, मीथेन गैस को तुम H2 बना दिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, ये याद रखना तुम लोग। चलो, तो ये एल्यूमिनियम का एक कंपाउंड हो गया, ठीक है, Al2O3 कोरंडम बोला जाता है इसको। तो एल्यूमिनियम का पहला कंपाउंड ये था। दूसरा कंपाउंड होता है AlCl3। AlCl3 तुम लोग पढ़े हो AlCl3 के बारे में। एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड है ये, इसका स्ट्रक्चर तुम लोग देखे हो क्या। ये इस तरह से रहता है, ठीक है, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड ये इस तरह से देखोगे, ये कोवेलेंट बॉन्डिंग शो करता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का रहता है। ये एक लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, लुईस एसिड, क्योंकि एल्यूमिनियम AlCl3 इसके साथ बॉन्डिंग करने के बाद भी क्या है, इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट है क्या AlCl3 में एल्यूमिनियम का, बताओ। नो। एल्यूमिनियम का नहीं है ना। तो ये क्या करता है, क्लोरीन का ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है आसानी से। क्लोरीन के पास लोन पेयर होता है और एल्यूमिनियम के पास वेकेंट ऑर्बिटल है। तो ये देखो, क्लोरीन का ये इस तरह से ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है अपने वेकेंट ऑर्बिटल में, और एक्सेप्ट करके वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करता है। तो ये AlCl3 का स्ट्रक्चर है, ये इस फॉर्म में पाए जाते हैं AlCl3, ठीक है। डाइमर के फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है, ये डाइमर के फॉर्म एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डाइमर। यहाँ पे लिख दे रहा है, इट इज कोवेलेंट इन नेचर, कोवेलेंट नेचर का होता है, एंड exists in the form of dimer। ठीक है, स्ट्रक्चर समझ आया इसका। यस सर। कोवेलेंट नेचर का है, डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, प्रिपरेशन, इसका प्रिपरेशन टेक्निक जो है ये सिंपल है। एल्यूमिनियम को हीट किया जाता है ना HCl के साथ, ड्राई HCl गैस के साथ हीट किया जाता है। हीट करने पे क्या होता है, ये हीट करोगे तो ये देखोगे AlCl3 बना लिया, एल्यूमिनियम क्लोराइड, और प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो रहा है। तो हीट करने पे ये हाइड्रोजन गैस देगा। ये इसका प्रिपरेशन टेक्निक है। या फिर इसको फर्दर हम लोग हीट करेंगे, एक ये है प्रिपरेशन, एक और रिएक्शन है इसको प्रिपेयर करने का Al2O3 के साथ, Al2O3 प्लस कार्बन और प्लस Cl2, इसके साथ हम लोग हीट करते हैं बहुत ही हाई टेम्परेचर पे 1000 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये बना लेता है AlCl3, ये वेपर के फॉर्म में रहता है, और प्लस यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। अब ये वेपर को फिर क्या किया जाता है, कूल करके क्रिस्टल बनाया जाता है AlCl3 एनहाइड्रस, ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है इसको, सॉलिड फॉर्म। अब ये AlCl3 जो है ना, ये एक सब्लिमेबल सब्सटेंस की तरह भी बिहेव किया कर सकता है, ठीक है। सबलाइम्स, इसका एक प्रॉपर्टी है कि ये 180 डिग्री पे क्या हो जाता है ना, सबलाइम कर जाता है। सबलाइम, सबलाइम समझते हो, सब्लिमेशन। बोलो जल्दी, सब्लिमेशन समझते हो या नहीं। हेलो, यस सर।
यस सर। तो डायरेक्ट ये वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाता है, तो 180 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या होगा, सब्लाइम हो जाता है, डायरेक्ट वेपर में चला जाता है। तो इसको वेपर फेज से हम लोग कूल करके फिर हम लोग सॉलिड फॉर्म में लाते हैं। तो इसका कुछ प्रिपरेशन टेक्निक, इसके स्ट्रक्चर को ध्यान रखना, ठीक है। स्ट्रक्चर हो गया, इसका प्रॉपर्टीज हो गया। ये देखोगे अभी तुम लोग ऑर्गेनिक में एक रिएक्शन पढ़ोगे, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पढ़े हो क्या? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आया है? अभी नहीं आया। हाँ, तो नहीं वो आया फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में देखोगे जो कैटलिस्ट यूज करते हैं ना हम लोग, ये AlCl3 यूज करते हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, क्योंकि ये एक लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है, ठीक है। ये AlCl3 क्या है, एक लुईस एसिड है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है ये, तो इसलिए इसको हम लोग यूज करते हैं, यूज्ड इन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। इसका ये एप्लीकेशन है ऑर्गेनिक में, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट, तो उसमें तुम लोग ये पढ़ोगे, AlCl3 आएगा, ठीक है। चलो, तो ये एल्यूमिनियम का कंपाउंड हो गया। एक और एल्यूमिनियम का कंपाउंड बचा हुआ है, एलम, बस उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में कार्बन फैमिली स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तुम लोग ये बताना यहाँ पे, तुम लोग का जो फर्स्ट टर्म है एग्जाम का, उसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आ रहा है क्या, जो नवंबर में होगा या दिसंबर में, उसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है सिलेबस में? बताओ जल्दी से। हेलो हेलो। सर टर्म 2 में। अच्छा, टर्म 1 में नहीं है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? नो सर। पी ब्लॉक पी ब्लॉक 1 में। पूरा? यस सर। अच्छा, तो तब तो पहले पी ब्लॉक को ही कंप्लीट करना होगा ना। यस सर। तो बोरोन फैमिली तो हो गया कंप्लीट, ठीक है। एक कंपाउंड और बचा हुआ एलम, वो अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, अभी मेरा क्लास है नेक्स्ट। तो तुम लोग का ऑफलाइन क्लासेस के लिए इंफॉर्मेशन गया है ना? सर यस नेक्स्ट वीक बोला गया, हाँ, मंडे से। अब तो आज से तो स्टार्ट हो गया यहाँ पे, अभी 9-10 वाले को बुलाया जा रहा है, बाकी अगले वीक से 11-12 का भी स्टार्ट होगा। अभी जा रहे हैं, मेरा ऑफलाइन क्लास है अभी, तो अब निकल रहे हैं हम, अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। यस सर। आगे क्यों, बोरॉन फैमिली हमारा Yes, sir. कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट क्लास में हम कार्बन फैमिली स्टार्ट करेंगे। तो एक एक करके इस तरह से हम लोग को सारा ग्रुप्स, अभी ये बोरॉन फैमिली मतलब ग्रुप नंबर 13 हमारा कंप्लीट हो गया है, एक कंपाउंड को छोड़ के, वो बस 5 मिनट का है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में कार्बन फैमिली ग्रुप नंबर 14, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन फैमिली, फिर हेलोजन्स एंड देन नोबल गैसेस, ठीक है। तो इसी तरह मान लो एक ग्रुप में मैक्सिमम 2 क्लास लगेंगे, या 2 या 3 ऐसे, तो टोटल कितने पढ़ने हैं? 8 से 10 क्लास लगेगा इसमें, 10 क्लास मान के चलो, ठीक है, अगर दो सर दो क्लास मान के चलो। हाँ बोलो। एनसीईआरटी में तो हर एक लाइन में ही एक पॉइंट है, सारा तो इतना याद रखना एनसीईआरटी में जरूरी। हर लाइन में ही क्या एक बोल रहे हैं? पॉइंट एनसीईआरटी दिया में हुआ। हर लाइन में एक पॉइंट दिया हुआ है क्या? सर मतलब इतना सारा याद रखना तो जरूरी नहीं है ना। इतना सारा एक बार रीडिंग मार लो, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर लो। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज जो है ना, यस सर। पहले एक बार रीड कर लो, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज सॉल्व कर लो, उसके बाद इसका पी ब्लॉक का जो हम बता रहे हैं ये सब एक बार रीड करके तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, उससे आइडिया लगेगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज पहले एनसीईआरटी का कंप्लीट करना, उसके बाद क्वेश्चंस, मतलब जैसे पी ये ग्रुप नंबर 13 हो गया तुम लोग का कंप्लीट, तो ग्रुप नंबर 13 एक बार एनसीईआरटी से रीडिंग मार लो, उसके बाद ग्रुप नंबर 13 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज में वो कर लो, ठीक है। यस सर। और बुकलेट का भी तुम लोग अटेम्प्ट ले सकते हो उसके बाद, तो ग्रुप नंबर 13 पहले खत्म करो तुम लोग। तो इस तरह से करके करो, स्प्लिट करके करोगे ना तो आसानी से होते जाएगा, और जो जो इम्पोर्टेंट है वो सब पता भी चल जाएगा, ठीक है। यस सर। चलो चलो, फिर तो अगले क्लास में हम करते हैं आगे। थैंक यू थैंक यू सर। सर। चलो ठीक है, थैंक यू थैंक सर। यू, थैंक यू, थैंक यू।